अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने जो मैं मौजू लेकर आया हूँ वो टीएनटी के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन के बीच में जब प्राइवेटाइजेशन के बाद जो मसाइल पैदा हुए, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि हमें तवज्जो ये देनी चाहिए थी कि हम ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय की हैसियत से अगर मुश्तरका तौर पर जिदोजहद करते तो हमारी तमाम जितने भी मुतासिर मुलाजमीन हैं प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में, तो उसमें इज्तमाही कोशिश होती तो कामयाबी यकीनी थी। लेकिन आपको प्राइवेटाइजेशन के बाद यानी प्राइवेटाइजेशन जब हुई और एतिसलात ने आपको ओन किया, एतिसलात ने जब आपको ओन किया तो उस वक़्त आप लोग टुकड़ों में बट गए, मुतासिर हुए, तो हर एक ने अपने अपने अंदाज से फाइट करना शुरू कर दिया और उसके अंदर जो है आप 3 से 4 आपके पार्ट बन गए और ये पीटीसीएल मैनेजमेंट की इंतहाई मकाराना पॉलिसी, यानी उन्होंने इस अंदाज से आपको बांट दिया। ये आपकी सामने जो सूरत हाल है, इसको जज करने के बाद भी अगर हम मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे रहेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, बेशक आप लोगों ने अदालतों में ही केस जीते हुए। असल जो चीज़ थी कि पहले सारे इज्तमाही तौर पर मिलकर सोचते और एक मुश्तरका लाहे अमल तय करते। अब 60 साल जो ऑलरेडी पीटीसीएल से रिटायर्ड हुए हैं उनका ग्रुप अलहदा है। वीएसएस की शक्ल के अंदर जो पेंशन 20 साल की कंडीशन के हिसाब से आप ले रहे हैं उनका ग्रुप अलहदा है। फिर जो ऑलरेडी इस वक्त भी जो टीएनटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका ग्रुप अलहदा है। इसी तरीके से जिनको पेंशन नहीं दी गई उनका ग्रुप अलहदा है। ये सारी मकाराना पॉलिसी या जो उन्होंने एक ट्रैप तैयार किया, उस ट्रैप की शक्ल में आपको इसमें उलझा दिया और आपस में आप लोग खुद इख्तलाफात का भी शिकार इसी वजह से हैं। अगर ये सिर्फ ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय की हैसियत से आप खड़े होते तो आप बहुत बेहतर और मजबूत पोजीशन में होते। ये है सारी सूरत हाल। इसकी बजाय आप लोग मसलन 60 साल वाला वीएसएस पेंशन लेने वाले की तरफ नहीं आता। इसी तरह जो 60 साल वाले ऑलरेडी जो पेंशन ले रहे हैं और जो आपके वीएसएस लेने वाले 20 साल वाले हैं वो भी एक दूसरे को कबूल नहीं करते और नॉन पेंशनर जिनको पेंशन नहीं मिली उनको भी कबूल नहीं करते। इसमें आप लोगों की इज्तिमाई सोच का फुकदान होने की वजह से नुकसान आप खुद उठा रहे हैं और आपको वकीलों ने भी इसी केस के अंदर आपका जरिए आमदन बनाकर अच्छे तरीके से लूटा है और अच्छे तरीके से पैसे उन्होंने कमाए भी हैं। और उसके अंदर ये जो इंसार हुसैन जैदी की मैं जो रिसेंटली जो वीडियो देखी तो मुझे तो ये महसूस हुआ कि उन्होंने शोहरत के लिए बनाई है किसी किस्म की। और मसूद भट्टी सो कॉल्ड आप कह लीजिए, मेरी नज़र में तो सो कॉल्ड ही है कि उन्होंने फलाई तौर पर आया तंजीमी लेवल पर ग्रुप को इकट्ठा किया, मुतासिन को इकट्ठा किया होता तो फिर रिजल्ट बहुत बेहतर होते थे। अब वो हीरो और चैंपियन बनकर ये दोनों साहबान अपनी एक वीडियो जो दे रहे थे, मैं उनको देख रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई। इंसार हुसैन जैदी वो हैं जो बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और पंजाब से कई लोगों ने उनके पास केस किया और केस ये हारे। और उसके अंदर और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं कर रहा, फर्जी नहीं कर रहा, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कोर्ट केसेस के अंदर इन्होंने किया। इसी तरह रहीम भट्टी साहब जो कि मसूद भट्टी के केस के हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं, उनसे हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि लियाकत चाचड़ का जो केस है, घोटकी के जो लाइनमैन हैं,
उन पर हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि उन पर नज़र लगाए बैठे हुए कई साथी ऐसे थे कि जिन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया हुआ था, वो तौक्का रखते थे कि रहीम भट्टी साहब ये केस जीतेंगे तो फिर हम उनके पास जाकर अपना केस भी पेश करेंगे। रहीम भट्टी साहब की जितनी भी रिप्यूट थी इस लियाकत चाचड़ वाले केस के अंदर, उनके जो रिप्यूट कह लें या किरदार के ऊपर शक व शुबे का इजहार हो। शक व शुबे का इजहार इसलिए कि उन्होंने एक बेहतरीन वकील होते हुए अपनी जो स्ट्रेंथ या ताकत या कैरेक्टर वाइज अपनी वैल्यूज जो थी उनका भरपूर उस अंदाज से इजहार नहीं किया जिस तरह उनको करना चाहिए था। केस क्लब अप करने की शक्ल के अंदर नुकसान लियाकत चाचड़ और मलिक एजाज साहब को भी हुआ। अब ये सारी सूरत हाल जो मैं बता रहा हूँ, मैं मुखालफत बराए मुखालफत या किरदार कुशी के हवाले से नहीं कह रहा, बल्कि ये इन साहबान से वही चीज़ें जो साबित हो रही हैं कि जी ये अंदर से जो है पीटीसीएल मैनेजमेंट से मिले हुए हैं। रहीम भट्टी साहब से ये तौका नहीं थी। जहाँ तक ताल्लुक है इंसार हुसैन जैदी, उनके मामले में तो इस कदर बेशुमार शिकायतें हैं जो मैंने सुनी, उसकी बुनियाद के ऊपर ये चीज़, और फिर डॉक्यूमेंट्री जो केस आए वो भी मैंने देखे और उसके अंदर भी यही सूरत हाल थी। और यहाँ पर बड़े वो अलमा बनकर ये कह रहे हैं कि केस को इस तरह करना चाहिए था, केस को इस तरह करना चाहिए था। अगर इस तरह करना चाहिए था तो आपने फिर केस क्यों उनका लिया? उनको, आपको तो चाहिए था कि आप उनको कहते सारे इकट्ठे प्लेटफार्म पर हों, कोशिश करें और केस देंगे तो हम इंशाल्लाह फाइट करके आपको जीत कर देंगे। कुछ को तो आपने पेंशन लेकर दी, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं। फतेह मोहम्मद वाला जो केस है, अंसार हुसैन जैदी साहब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो आप लोगों ने फैसला लिया है उसके बीच में तो आप लोगों ने खुद एडमिट किया कि हम बाहर बैठकर आपस में काउंसलिंग करके इसको सेटल डाउन कर लेंगे। तो सेटल डाउन करने में क्या किरदार आपका सामने आया? कोई रिजल्ट सामने आया? कोई आपने ऑफिशियली तौर पर आगाह किया अपने साथियों को? ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा इस तरीके से जो दिया जा रहा है, तो मैं आपसे मुतासरीन से गुजारिश करूंगा, इत्तेहाद और इत्तफाक अगर पैदा करेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। अगर इस तरह बटे रहेंगे फिर कुछ नहीं मिलना, ये मैं साफ बता दूं। आप एक मरकज, एक सेंटर पर पॉइंट पर खड़े हो जाएं और उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और डीड को लें, ये है वो आपका असल मवाद। उसके ऊपर आप अपने केस को विन करेंगे, जैसे मसूद भट्टी साहब का केस विन हुआ है। आखिर में अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मकसद, हमें अफसोस होता है कि ये जो वकला हजरात हैं वीडियो के ज़रिए से अपनी मशहूरी या मज़ीद दूसरे मुतासरीन मुलाजमीन को जो है ट्रैप करना चाहते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, खुदा खौफी करें। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।